हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आई होप आप सभी न्यू हैं हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट बहुत कम है हमारे चैनल पे। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो सभी न्यू हैं हमारे लिए। तो बच्चों, जिन बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, नियर बाई आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत खास होने वाली है। मैं बता दूं आपको, अगर आप इस सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं तो इसमें क्या खास होने वाला है आपके लिए। देखिए बच्चों, इस सीरीज के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्मॉल क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, सभी यूनिट्स के और सभी सब्जेक्ट के एक वीडियो के अंदर आपको एक सब्जेक्ट कवर होगा। मतलब आपने अगर एग्जाम से पहले ये वीडियो देख लिया तो इसमें आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। एक सब्जेक्ट का मतलब जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो उसका सभी जो डाउट्स आपके वो क्लियर होंगे। उसके साथ साथ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर होंगे। अगर आपने 6 महीने तक कोई भी स्टडी नहीं की है, जो हमने बताया है इंपॉर्टेंट, अगर वो भी आपने स्टडी कर लिया ना बच्चों, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके गारंटी के साथ। एक बार ट्रस्ट करके देखो आप कटारिया फार्मेसी के ऊपर। बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये तो सीरीज है हमारी, इसके साथ साथ कुछ दिनों में हम लेक्चर्स भी स्टार्ट कर देंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के दोबारा से। पहले से भी हमारे चैनल पे लेक्चर्स अपलोड हैं, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके हम सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप पे और भी अदर जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज है हमारे चैनल रिलेटेड, वो आती रहती है। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और हमारी वेबसाइट है katariapharmacy.com, उसके ऊपर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के। वो सब कुछ आपके लिए फ्री होने वाला है, कोई चार्जेस आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, आप समझ गए होंगे आई थिंक क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए, यूनिट फर्स्ट में जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर आपको एनाटॉमी, सबसे पहले बच्चों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसके बारे में पता होना चाहिए। एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है 2 मार्क्स के अंदर। तो एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली जनरल देखें तो हम एनाटॉमी क्या होती है, जो स्ट्रक्चर होती है ना ऑर्गन्स की, उसकी जो स्टडी करते हैं हम, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से देखिए, हार्ट है, हार्ट की स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसी कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अब फिजियोलॉजी किसको बोलेंगे? फिजियोलॉजी बोलेंगे जब हार्ट कैसे काम करता है उसको जब स्टडी करेंगे हम, तो उसको बोलेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो इससे आप समझ गए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मतलब जो ह्यूमन ऑर्गन्स है उनके स्ट्रक्चर और उनके जो कैसे काम करते हैं उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा होता है डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और इसके पार्ट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। कोई बच्चा नहीं भूलेगा इस चीज को, बहुत ही सिंपल है और आएगा एग्जाम के अंदर, गारंटी के साथ आएगा। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में मैंने बता दिया आपको, द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम वो कैसे काम करते हैं, कैसे मैकेनिज्म होता है उनका, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन बनता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टेसिस में क्या होता है? बॉडी अपनी जो कंडीशंस होती है उनको लेवल में बैलेंस बनाए रखती है, उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। मतलब कि जब आपको गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी से क्या निकलता है? स्वेट, जो आपकी बॉडी को कूल करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा जब आपको सर्दी लगती है तो क्या होती है? शिवरिंग होती है, बॉडी के अंदर कंपन पैदा होती है, जिससे क्या होती है? हीट जनरेट होती है। इसके अलावा और भी जो बॉडी सिस्टम होते हैं, जैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जब किसी चीज की ज्यादा हो जाती है, मतलब कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में डिजीज हो जाती है।
लेकिन जितना हो सके हमारी बॉडी इस चीज को मेंटेन करने का लिए कोशिश करती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो ये चीज आपको समझ में आई बच्चों, क्या होता है होम्योस्टेसिस? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्प्यूट एंड एक्सटर्नल चेंजेस, जो भी एक्सटर्नल चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है उसको मेंटेन रखे। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री जो होता है वो मेंटेन होता है, वो किस प्रोसेस से होता है? होम्योस्टेसिस के। एग्जांपल देखिए, जैसे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज लेवल, ये भी होम्योस्टेसिस के द्वारा रेगुलेट होता है। लेकिन अगर कंडीशन खराब ज्यादा हो जाए तब हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है और तब होती है वो डिजीज कंडीशन। बाकी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल पर्सन के अंदर ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करते हैं बॉडी, और बॉडी टेम्परेचर को भी, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट किया जाता है। इसीलिए तो हम स्वस्थ हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सब कुछ काम चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। चलिए आगे चलिए। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल क्या होती है? सेल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा टिश्यू की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा स्कोप क्या है एनाटॉमी का, ये जनरल चल रहा है, जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है आपको। तो ह्यूमन सेल बेसिकली आप सभी जानते हैं कि एक बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, सभी जानते होंगे आप। तो इसकी डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है, गोल्जी बॉडीज होते हैं, और भी होते हैं, न्यूक्लियस होता है। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू हो गया ग्रुप ऑफ सेल, जिसको हम बोलेंगे टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करती हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल, तो उसको बोलते हैं टिश्यू। परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे एग्जांपल है टाइप्स है टिश्यू के, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल और नर्वस। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं बेसिकली। देखिए बच्चों, यूनिट फर्स्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में तो सेल और टिश्यू स्टडी करना ही, आपको लॉन्ग में भी स्टडी करना, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। इससे पहले आप देख लीजिए स्कोप ऑफ एनाटॉमी क्या होते हैं, जानकारी होनी चाहिए। मैं जो आपको करवा रहा हूं ना बच्चों, ये रिवीजन है, इतनी सी थ्योरी से आपको काम नहीं चलेगा। हाँ, मान लीजिए कि 2 मार्क्स में आपका काम चल जाएगा इतना लिखोगे तो, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उनके अंदर आपको डिटेल में स्टडी करना है। मैं सिर्फ आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं और जनरल रिवीजन करवा रहा हूं। आपको स्टडी आपको करनी है, हमारे चैनल से कीजिए या किसी अदर सोर्स से कीजिए, लेकिन स्टडी आपको करना है डिटेल के अंदर। इसमें देखिए स्कोप, ग्रोस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू नेक आईज, मतलब बॉडी पार्ट्स की स्टडी बेसिकली की जाती है एनाटॉमी के अंदर। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी की जाती है। डेवलपमेंट एनाटॉमी, स्टडी ऑफ चेंजेस फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू चाइल्ड एडल्टहुड, कोई भी चेंजेस है उसकी स्टडी की जाती है। क्लिनिकल एनाटॉमी, एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी इन मेडिसिन एंड सर्जरी में भी एनाटॉमी का यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स हैं। चलिए, ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट से। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर सभी टॉपिक्स आ गए हैं हमारे सेल के। सेल क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, सेल कंपोनेंट्स क्या है, ये सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ज्यादातर 10 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग के अंदर। तो इसमें क्या करना है? एक्सप्लेन द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इज स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, इन सभी के बारे में आपको लिखना है बच्चों। आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है इन चीजों की, क्योंकि आप काफी टाइम से इस चीज को स्टडी करते आ रहे हैं, सेल को, टिश्यू को, तो इजीली आप लिख सकते हैं। अगर 11th में 12th में आपके बायोलॉजी है तो भी आपको पता होगा सेल, टिश्यू जो भी है इन चीजों के बारे में। आगे है सेकंड हमारा टिश्यू। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं, टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सब कुछ आपको डिटेल में स्टडी करना है। फंक्शंस क्या होते हैं सभी टिश्यूज के। तो बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू मैंने बताए आपको, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है? कवर एंड लाइन बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस को कवर करता है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम करता है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल है बोन एंड ब्लड, ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। मसल्स टिश्यू, इसमें क्या हेल्प करता है मूवमेंट में। इसके साथ साथ नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को इन बॉडी। तो ये अलग अलग रोल्स हैं, इनको डिटेल में स्टडी करना आपको। ये दो क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना बच्चा, ये आपके लिए काफी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गए और ये 2 क्वेश्चन भी तैयार हो गए ना, तो आपको 30 मार्क्स आ जाएंगे। 30 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो चुका है इस यूनिट से, तो क्यों याद नहीं करोगे? आप करोगे जरूर, मेरी बात माननी पड़ेगी आपको। चलिए यूनिट सेकंड पे आ जाते हैं। तो बेसिकली जॉइंट्स इंपोर्टेंट है इसके अंदर, यूनिट सेकंड के अंदर। तो सिनोवियल जो जॉइंट्स, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सिनोवियल जॉइंट्स होते क्या है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कंटेन सिनोवियल फ्लूइड्स, बेसिकली इनका फिल होता है। एग्जांपल देखिए, नी,
शोल्डर हिप जॉइंट्स। एग्जांपल्स भी आपको पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको। जॉइंट डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? बेसिकली कॉमन डिसऑर्डर्स आप इजीली लिख सकते हैं अगर आपने याद भी नहीं किया है तो। क्या क्या होता है जॉइंट्स के अंदर? आर्थराइटिस होता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है, गाउट होता है। ये डिजीज आपने पहले स्टडी की है बच्चों। आर्थराइटिस, इंफ्लामेशन हो जाता है बेसिकली जॉइंट्स के अंदर। देखिए इन चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं अपने माइंड से। अगर याद नहीं आ रहा है, कोई बाई चांस क्वेश्चन छूट गया आपका, तो आप लिख सकते हैं। ये ह्यूमन एनाटॉमी है, बेसिक है हमारी बॉडी का। ओस्टियोपोरोसिस क्या है? वीकनिंग ऑफ बोन, बेसिकली वीक हो जाती है बोन। अब किस कारण से होती है वो भी आप लिख सकते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण से, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, तो इन चीजों से हो सकती है। गाउट डिजीज, बेसिकली यूरिक एसिड जमा हो जाता है जॉइंट्स के अंदर। यूरिक एसिड किस कारण से जमा होता है? जो आपकी डाइट है, लाइफस्टाइल है, उसके कारण यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए जमा हो जाता है और गाउट डिजीज कोज हो जाती है। बहुत ही सिंपल है, एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। इतना ज्यादा माइंड में लेने की जरूरत ही नहीं है। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यार, चिल रहो अच्छे से। अगर 2 मंथ भी आप स्टडी करोगे तो हो जाएगा आपका। अगर आपको अच्छे लेवल पे स्टडी करनी है तो देखिए ज्यादा नहीं है, 6 मंथ आपको मिलते हैं तो 5 मंथ आप स्टडी कर ही सकते हैं। 1 महीने अगर आप छुट्टी भी लेते हैं तो 5 मंथ स्टडी करना है। डेली आपको 2 आवर 1 आवर स्टडी कर लीजिए। एक टॉपिक भी अगर आप डेली स्टडी कर लेते हैं ना, तो आपको कुछ रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही बिना कुछ देखे पेपर कर दोगे। इतना आसान है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। धीरे धीरे लेवल अपग्रेड होगा आपका बी फार्मा के अंदर। आगे देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के साथ साथ आपको 5 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इसमें अंदर बेसिकली क्या होता है, जनरल देख लेते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स होती है हमारी बॉडी की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। फॉलोइंग द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, व्हेन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर। मतलब 2 टाइप के फिलामेंट्स होते हैं मसल्स के अंदर, एक्टिन और मायोसिन। वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये होता है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैसे होता है वो आपको डिटेल में स्टडी करना है। कंट्रोल बाय कैल्शियम आयन न्यूरोट्रांसमीटर, बेसिकली जो एसिटाइलकोलिन्स होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनके द्वारा मसल्स जो फिजियोलॉजी कॉन्स्ट्रक्शन है वो रेगुलेट होता है। इसको डिटेल में स्टडी करना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट सेकंड से? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए स्किन की, फंक्शंस क्या है सभी जानते हैं, आप लिख सकते हैं इजीली। कितनी लेयर्स हैं स्किन के अंदर? देखिए आप पॉइंट्स याद रखोगे ना, पॉइंट्स अगर आपको याद है तो कोई भी नहीं रोक सकता आप क्वेश्चन को कितना पेज भर सकते हैं। पॉइंट आपको याद होनी चाहिए और पॉइंट हम आपको याद करवा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। हमारा कोई स्टडी लेक्चर नहीं है, एक रिवीजन लेक्चर है, फास्ट ट्रैक रिवीजन इसको बोल सकते हैं। एग्जाम टाइम में इस लेक्चर से आप रिवाइज कर सकते हैं एक सब्जेक्ट को। मतलब कि 25 से 30 मिनट का लेक्चर होगा, 25 से 30 मिनट इनफ आपके लिए रिवाइज करने के लिए। तो अगर आप एग्जाम में 9 बजे से आपका एग्जाम है, 8 बजे भी आपने लेक्चर देख लिया ना, 8:30 बजे तक आप तैयार हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। सारा जो भी आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं एग्जाम के अंदर कुछ भी। ये खासियत है इस लेक्चर की। तो आप खुद ही स्टडी करोगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे वो भी स्टडी कर सके। चलिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, बेसिकली स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, क्या फंक्शन है। बेसिकली लेयर होती है 3 टाइप की स्किन के अंदर, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो बेसिकली आउटर जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, जो मिडल लेयर होती है वो होती है डर्मिस। इसमें बेसिकली कंटेन होती है ब्लड वेसल्स, नर्व और ग्लैंड। इसके अलावा जो इनर मोस्ट लेयर होती है हाइपोडर्मिस, फैट स्टोरेज, लेयर ऑफ इंसुलेशन। बेसिकली 3 टाइप की लेयर होती है। फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली स्किन का? सबसे मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल जो स्टिमुलाइज होते हैं उनसे, एंटीजन से प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, सेंसेशन, विटामिन डी सिंथेसिस करता है डायरेक्ट सनलाइट से। ये इसके अलावा भी काफी फंक्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको बता रहे हैं जिससे आपको हेल्प मिल सके रिवीजन में। चलिए आगे देखिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के ऊपर 10 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। इस स्किन के ऊपर आई होप 5 मार्क्स में देखने को मिलेंगे, बाकी स्केलेटल सिस्टम के ऊपर 10 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए लेकिन आप अगर आप 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं तो आप 5 मार्क्स को इजीली कवर कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन कवर नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे। 2 मार्क्स 10 मार्क्स 2 ही टाइप से हम डिजाइन किया है इस लेक्चर को। तो बेसिकली इसमें कंपोज ऑफ कितने टाइप्स के बोन्स होती हैं, कार्टिलेज, जॉइंट्स, कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं, जॉइंट्स होते हैं स्केलेटल के अंदर, फंक्शंस क्या है, सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, ब्लड सेल फॉर्मेशन, हीमोपोइसिस जिसको बोलते हैं, जो बेसिकली कहां से होता है,
बोन से होता है, स्केलेटल सिस्टम से होता है, बेसिकली जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ना, आपने सुना होगा। ये चीज आपको पहले से पता थी या नहीं, कमेंट जरूर करना। एंड मिनरल का स्टोरेज होता है बेसिकली बोन्स के अंदर। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 3 पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है, कहां से? बोन्स। इसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन अकरिंग इन द बोन मेरो। बेसिकली बोन मेरो कहां प्रेजेंट होती है? बोन्स के अंदर। तो वहां से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती है वहां का फॉर्मेशन होता है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है आरएच फैक्टर क्या होते हैं? बेसिकली जो ब्लड के अलावा एक फैक्टर होता है हमारी बॉडी के अंदर, आरएच फैक्टर जिसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। क्या है? ए प्रोटीन फाउंड ऑन रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन। बेसिकली रेड ब्लड सेल के ऊपर एक प्रोटीन फाउंड होता है जिसको बोला है आरएच फैक्टर। बेसिकली ये आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव ब्लड टाइप होता है। इंपोर्टेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी। इसका रोल कहां होता है? जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं एंड प्रेगनेंसी के अंदर इस चीज को, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा सा अलग जा रहा है ना, जिसके पीछे सभी नहीं जाते हैं ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सभी को आप जानते हैं, इजीली रिमेंबर हो जाते हैं आपको। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम नाम आते हैं ऐसे लगेगा यार ये सिस्टम तो हमने स्टडी नहीं किया, ये सिस्टम भी होता है, यानी क्या काम आता है इस सिस्टम का, कोई रोल ही पता नहीं है किसी। आधे बच्चों को आप पूछ लेना लिम्फेटिक सिस्टम का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, कोई नहीं बता पाएगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो हमारे सिलेबस में भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये नेटवर्क ऑफ लिम्फ नोड, बेसिकली लिम्फ नोड होती है इसके अंदर वेसल्स एंड ऑर्गन दैट हेल्प इन इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए और इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। जो एंटीबॉडीज होती है ना, मतलब अगेंस्ट काम करती है एंटीजेंस के, वो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। एनीमिया, एनीमिया की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एनीमिया क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर जो आरबीसी की स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनीमिया होते हैं, ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, इतना बड़ा नहीं दिया गया हमारे सिलेबस में। बाकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एनीमिया की। ए कंडीशन वेयर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन लीडिंग टू फैटिग और वीकनेस। इसके कारण क्या हो सकता है? फैटिक हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। टाइप होते हैं डिफरेंट, जैसे बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर बेसिकली क्या होता है? आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर, रप्चर हो जाती है। पर्नीशियस एनीमिया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। इसके अलावा भी काफी टाइप्स है एनीमिया के, वो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे डेफिनेशन हमें पता करनी है। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, बेसिकली फर्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड का कोगुलेशन कैसे होता है, एक फ्लो चार्ट की मदद से आपको समझाना है और उन सभी पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग 10 मार्क्स का नहीं आएगा, ये 5 मार्क्स का आएगा। अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंबाइंड करके, जैसे कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कोगुलेशन, इन दोनों को कंबाइंड में करके एक साथ पूछ लिया, या फिर और क्वेश्चन कोई कंबाइंड करके पूछ लिया, तो ऐसे 10 मार्क्स में सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? एनवोल ए सीरीज ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर कहाँ का काम आते हैं, लीडिंग टू फाइब्रिन फॉर्मेशन एंड सील वाउंड, जैसे कोई घाव हो गया है तो उसके ऊपर कैसे कोगुलेशन होगा, क्या प्रोसेस है, वो आपको बतानी है इसके अंदर। द प्रोसेस इंक्लूड इंट्रेंजिंग एंड एक्सटेंजिंग जो पाथवेज होते हैं, एंडिंग इन फाइब्रिन क्लोट, लास्ट में क्या होता है? फाइबर का एक लेयर बन जाता है, जाल बन जाता है, जिससे ब्लड क्लोट जम जाता है। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर दोनों को कंबाइन करें तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है हमारा। कंपोजिशन मतलब क्या क्या ब्लड कंपोनेंट्स हैं, जो बेसिकली क्या क्या कंपोजिशन है। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लाज्मा है 55% ऑफ ब्लड, बेसिकली 55% ब्लड के अंदर क्या है? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन का। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो फाइट करती है इन्फेक्शन से, एंटीजन से। इसके अलावा प्लेटलेट्स होती है जो क्लोटिंग में हेल्प करती है। अलग अलग रोल होते हैं इनके, इंपोर्टेंट अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं। फंक्शंस क्या हो सकता है ब्लड का? ट्रांसपोर्ट करना, इम्यूनिटी, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड वेस्ट रिमूवल, बेसिकली किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। ब्लड के काफी इंपोर्टेंट रोल्स होते हैं बॉडी के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बेसिकली नर्वस सिस्टम के बारे में हमें यूनिट 4 के अंदर स्टडी करना है। सबसे छोटा क्वेश्चन है सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होते हैं। न्यूरॉन आपने देखी है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपने देखी है, न्यूरॉन के बारे में आपने स्टडी किया है, तो आप सभी जानते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। डेफिनेशन देखिए,
स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मान लीजिए ये न्यूरॉन है हमारी, ये न्यूरॉन का एंड है और यहां से हमारी दूसरी न्यूरॉन शुरू हो रही है, यहां से हमारी दूसरी न्यूरॉन शुरू हो रही है। तो इसके बीच जो गैप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, द स्मॉल गैप बिटवीन न्यूरॉन वेयर न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्स, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, यहाँ पे गैप होता है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है? स्मॉल में पूछा जाता है, स्मॉल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 12 पेयर होते हैं बेसिकली क्रेनियल नर्व्स के। कंट्रोल क्या करते हैं? सेंसरी और जो मोटर फंक्शंस होते हैं ना हमारी बॉडी के, सेंसरी और मोटर फंक्शन क्या होते हैं बताइए मेरे को एक बार आप। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया तो आप सभी को पता होगा। मान लीजिए मैं बताता हूं, यहां पे आप मेरे पिन चुबा रहे हैं, मैं खुद भी पिन चुबा रहा हूं ना, तो एकदम से मेरा हाथ पीछे की ओर जाएगा। ये किसका काम है? सेंसरी और मोटर नर्व्स का। ये दोनों ही नर्व हमें बचाती हैं एक्सीडेंट से। जैसे कोई शेर आ रहा है, तुरंत हमारा माइंड डिसीजन लेगा कि भाग जाओ या लड़ाई कर लो। तो ये चीज होते हैं, ये किससे काम हो रहा है? सेंसरी और मोटर नर्व से। ये क्रेनियल नर्व का फंक्शन है। एक नर्व क्या करेगी? मैसेज देगी माइंड को, दूसरी नर्व यहां पे लेके आएगी कि हाँ डिसीजन लेना है, मेरे को क्या करना है, लड़ाई करनी है या भागना है फिर। तो ये चीज होती है। इसके अलावा विजन में भी हेल्प करती है, टेस्ट और स्मेल में एंड मूवमेंट में। ये सभी काम है क्रेनियल नर्व्स के। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ ईयर। ईयर आई जो सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे, ईयर आई नोज टंग, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बच्चा स्टडी कर लेना, क्योंकि अगर बाई चांस देखिए हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ईयर इंपोर्टेंट है, आई इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जामिनर का माइंड घूम गया तो कोई सा भी उठा के दे देगा आपको, जो इंपोर्टेंट है वो भूल जाओ आप, क्योंकि ये ज्यादा तो है नहीं, 10 मार्क्स में तो पूछा जाएगा नहीं आपको। तो अगर थोड़ा थोड़ा आपने स्टडी कर लिया तो आधा आपने स्टडी किया है, आधा आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो सभी को देख लेना, बाकी मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं आपको। ईयर इंपोर्टेंट है, आई इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा। फंक्शंस देखिए ईयर के, रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग एंड बैलेंस, हेयरिंग के लिए और बैलेंस के लिए बेसिकली हमारे ईयर। अब आप सोचोगे सर ईयरिंग के लिए तो सही है, बैलेंस के लिए कैसे? बेसिकली हमारी बॉडी का जो बैलेंस है ना, हम सीधे खड़े रहते हैं ना, वो ईयर की वजह से बैलेंस होता है। इसके बारे में रिसर्च करके आना, आप एक बार देखना क्यों होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। बेसिकली ईयर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। फर्स्ट आउटर पार्ट क्या करता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। साउंड वेव। मिडल क्या करता है? कंटेंट ओसिकल्स, उसके अंदर ओसिकल्स होते हैं। बेसिकली 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, जो क्या करती हैं? साउंड को ट्रांसमिट करती है, कन्वर्ट करती है वेव्स की फॉर्म में। और इनर ईयर क्या करता है? कंटेंट कोकिलिया एंड वेस्टिबुलर सिस्टम फॉर एयरिंग एंड बैलेंस। इनर ईयर के अंदर कोकिलिया एंड वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, जो बेसिकली काम करता है हियरिंग के लिए और बैलेंस के लिए। कौन सा सिस्टम? कोकिलिया एंड वेस्टिबुलर। तो ईयर के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है बच्चा। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है यूनिट 4 से? पेरिफेरल सिस्टम। पेरिफेरल सिस्टम के अंदर बेसिकली सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, दोनों ही सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है बच्चों। तो इंक्लूड ऑल नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड डिवाइडेड इनटू सोमेटिक नर्व। सोमेटिक में वॉलंटरी कंट्रोल और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, इनवॉलंटरी कंट्रोल। बेसिकली पेरिफेरल जो सिस्टम है उसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। उन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करना, 10 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इजीली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। देखिए ईयर का मैंने वहां पे बता दिया, आई का यहाँ पे। स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, फंक्शंस क्या है इसके, कितने पार्ट्स हैं, तो वो सब कुछ आपको आनी चाहिए। स्ट्रक्चर जैसे इसके अंदर कॉर्निया होता है, लेंस होता है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, एक्वस हुमस होता है इसके अंदर। बाकी फंक्शंस आप सभी जानते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन एंड कलर विजन में हमारी आईज हमारे हेल्प करती हैं। काफी रोल होते हैं आईज के भी। चलिए आगे चलते हैं लास्ट यूनिट पे। तो लास्ट यूनिट है हमारी कार्डियक, हार्ट रिलेटेड। हार्ट रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, बेसिकली इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन आने वाली है ना आपकी, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जो एक ही बात हो गई, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। 4 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए आपके, डेफिनेशन इनकी आपको पता होनी चाहिए। कार्डियक आउटपुट क्या होता है शॉर्ट में समझिए, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट, मतलब पर मिनट कितना ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट, उसको बोलते हैं, उस वॉल्यूम को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट।
फॉर्मूला क्या है कार्डियक आउटपुट का, हार्ट इनटू हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम, कि हार्ट की रेट क्या है, कितने टाइम में कितना बीट कर रहा है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना ब्लड सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा कार्डियक साइकिल, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन वन हार्ट बीट इंक्लूडिंग आरटीएक्स, मतलब वन हार्ट बीट के अंदर जो साइकिल होता है ना उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसमें क्या होता है, आरटीएल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, मतलब एक बार पंप करता है ना हार्ट, एक बार पंप करेगा एक बार रिलैक्स होगा, उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब ऐसे आया और ऐसे गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इसमें आरटीएल सिस्टोल भी हो गया और वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो गया एंड डायस्टोल भी हो गया, दोनों काम हो गए। तो ये है कार्डियक साइकिल। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन, जो अच्छी डेफिनेशन आपको लगे वो याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये डेफिनेशन आने वाली है। हाइपरटेंशन सभी को पता है, ब्लड प्रेशर का अधिक हो जाना हाइपरटेंशन होता है। तो फिर ब्लड प्रेशर का कम हो जाना क्या होता है, बताइए, कमेंट करना इस चीज को, कुछ तो आपने भी स्टडी किया होगा। ब्लड प्रेशर कम होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया क्या होता है, बताइए, ये भी कमेंट करना आपके लिए ये टास्क है। डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, कौन कौन से डिसऑर्डर है बेसिकली, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, एंजाइना है, इसके अलावा भी काफी हैं, जैसे कॉन्जेस्टिव हार्ट डिजीज है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक बोल सकते हैं इसको, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, बेसिकली कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, अरिथमिया, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स। अब देखिए मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपको पता करना है, ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत इजी है, मतलब कुछ चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। बाकी अरिथमिया देखिए, जो ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया मैंने बताया ना आपको, वो इसके अंदर है। टेकिकार्डिया है हार्ट बीट का इंक्रीज होना, और ब्रेडिकार्डिया हार्ट बीट का कम होना। तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया। कॉन्जेस्टियल हार्ट डिजीज क्या होती है, डिफेक्ट इन हार्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है काफी बच्चों में। तो ये है डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। इसके अलावा भी काफी डिजीज हैं हार्ट की, वो आपको स्टडी करनी है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ हार्ट, एनाटॉमी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, एनाटॉमी होता क्या है। तो एनाटॉमी होता है हमें स्ट्रक्चर क्या है हार्ट की, स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, तो वो है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो इसमें बेसिकली हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, राइट, लेफ्ट आर्टिया एंड वेंट्रिकल्स, वाल्व होते हैं, ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड, पल्मोनरी एंड एरोटिक्स टू रेगुलेट ब्लड फ्लो। द कंडक्शन सिस्टम, जैसे कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट के अंदर, ऐसे नोड से करंट जनरेट होता है, देन एवी नोड पे जाता है, बंडल ऑफ हीस होते हैं, पुरकिंजक फाइबर्स होते हैं। तो बच्चों अगर आपने ये चीज स्टडी नहीं की है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दूंगा, कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपको ये सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, वैसे लेक्चर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और आपको नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा katariapharmacy.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं बच्चों, वो टेलीग्राम ग्रुप पे कवर हो जाएंगे, आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो क्वेश्चन है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी के बारे में आपने सुना होगा, 5 मार्क्स में देखा जा सकता है, बाकी 8 मार्क्स के कम चांसेस हैं। डिटेल में आपको ईसीजी को एक्सप्लेन करना है, इसका डायग्राम बनाना है, जो भी वेव्स होती हैं PQRS जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बनाना है। तो ईसीजी रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बेसिकली ईसीजी के अंदर देखी जाती है। तो इसके अंदर P वेव होती है, आर्टियल डिपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और T वेव होती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। abnormality in ECG help to diagnose heart condition, अगर ECG के अंदर कोई abnormality है तो इससे समझ जाना चाहिए कि हार्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, तो इससे चेक कर सकते हैं। जैसे अरिथमिया है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आप सभी को इस लेक्चर से काफी मदद मिली होगी। ये लेक्चर अभी आपको इतना वो लग रहा होगा कि हाँ हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, एग्जाम से पहले इस लेक्चर को जरूर देखना बच्चों, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना। हमारी ये सीरीज है, इस सीरीज को हम 8 सेमेस्टर से स्टार्ट करे थे, लेकिन 8 सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम फर्स्ट सेमेस्टर से सभी जो 7 सेमेस्टर तक है, सभी सेमेस्टर के लेक्चर्स इसके अंदर हम लेने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की हमें जरूरत है। हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम लगी हुई है आपको सपोर्ट करने के लिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो कमेंट कीजिए, क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कमेंट कीजिए,
बाकी आपके कोई डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है कटारिया फार्मेसी के नाम से, उसको फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। कनेक्ट रहिए एक दूसरे से, आप मेरे से कनेक्ट रहोगे, मैं आपसे कनेक्ट रहूंगा, तो आगे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर चीज में आपकी हेल्प करूंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आप सभी से शेयर करूंगा। देखिए बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम टीचर होते हैं ऑनलाइन जो बच्चों से कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर करूं, लाइफ रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड जो भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।